हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। फ्रेंड्स, आपको बता दें सेट नंबर 50 है। 50 के पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पर केसरिया कंप्यूटर क्लास सर्च करेंगे और उसके बाद सेट नंबर डाल के आप आसानी से इसके पहले का सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। सेट प्रैक्टिस देखने का ये कारण है कि हम आपको 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा के लिए पीटी और मेंस दोनों के लिए, रेलवे और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम उसका सॉल्यूशन भी हम एनसीईआरटी बेस्ड करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपके लिए उचित सॉल्यूशन होता है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है केसीसी ऑफिशियल। या प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से भी आसानी से आप जुड़ सकते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भविष्य में आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसका वीडियो हम जब क्वेश्चन हम बनाएंगे, से प्रैक्टिस जब हम डालेंगे तो उसको देखने के लिए आप केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा किया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, हम वही ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे, लक्षद्वीप टापू जो स्थित है वो दक्षिण और पश्चिम भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में अगर यदि जो हम समझते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का एक समूह है। अब ध्यान देंगे, इस 36 द्वीपों में 11 द्वीप ही ऐसे हैं जिस पर मानव निवास करता है। मानव निवास करता है। 11 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव निवास करता है। बाकी का 25 द्वीप पर किसी भी प्रकार का मानव या जनजीवन जो है वो संभव है ही नहीं। ध्यान देंगे, इस लक्षद्वीप टापू को या लक्षद्वीप समूह को कहा जाता है मात्र एक भारत का मात्र एक मूंगा द्वीप है। तो मूंगा जहां पाया जाता है वह लक्षद्वीप पर ही पाया जाता है। क्लियर? यह लक्षद्वीप जो है भारत के दूरवर्ती द्वीप समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूरवर्ती द्वीप समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस लक्षद्वीप का अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। 32 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। ध्यान देंगे, यह लक्षद्वीप जो है वो शासनिक रूप से, इसे प्रशासनिक रूप से कहा जाए तो केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ध्यान रखेंगे इतनी चीजें। इसके अलावा लक्षद्वीप जो होता है वो मालदीव से अलग हो जाता है। लक्षद्वीप जो है वह मालदीव से अलग हो जाता है। किस चैनल के द्वारा? तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप जो है वो मालदीव से अलग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनता है, निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्यान देंगे, निकोलस कोपरनिकस जो थे उन्होंने दी रेवोल्यूशन नामक पुस्तक में 1530 ईस्वी में, 15 दूनी 30 ईस्वी में यह बताया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही बात निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक दी रिवोल्यूशन में, पुस्तक जो है वो दी रिवोल्यूशन में प्रकाशित किया था। सन 1530 ईस्वी में कहा था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। क्लियर? और किस पुस्तक में? 1530 ईस्वी में दी रिवोल्यूशन नामक पुस्तक में ये बात कही थी निकोलस कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया है? ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पूर्व नाम है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्ण नाम है मेजर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर?
अभी इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो 2021 में किसे नहीं प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। रवि कुमार दहिया जो है इनको प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में, तो ध्यान देंगे कुश्ती के क्षेत्र में, कुश्ती के लिए इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि कुमार दाहिया का संबंध किस राज्य से है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, तो यह हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। PR श्रीजेश इनको यह किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इनका संबंध अगर राज्य देखा जाए तो इनका संबंध केरल राज्य से रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको खेल प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से खेल के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है इन्हें। तो देवेंद्र झाझड़िया को ध्यान रखेंगे कि पद्म भूषण दिया गया है, न कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही बनता है। प्रमोद भगत जो है इनको पैरा बैडमिंटन में, प्रमोद भगत जो है इनका खेल जो है वो पैरा बैडमिंटन में दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनका संबंधित राज्य अगर ध्यान देंगे तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किसको किसको जोड़ देती है, तो सुएज नहर SBL, इसका ट्रिक ही जानते हैं हम लोग। SBL यानी सुएज नहर जो है, सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। SBL ट्रिक आप याद रखिएगा। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप अगर यदि जो देखा जाए तो सुएज नहर के बारे में ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लिखा दे रहे हैं। सुएज नहर आप ध्यान रखेंगे। सुएज नहर के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र और पूरब और पश्चिम क्षेत्र सभी याद रखेंगे। तो सुएज नहर के उत्तर में अगर यदि जो देखा जाए तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जो है वो सुएज नहर के उत्तर में स्थित है, ध्यान देंगे। सुएज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर के नजदीक में एक बंदरगाह है जिसे पोर्ट सईद बंदरगाह कहा जाता है। पोर्ट सईद बंदरगाह जो है वो सुएज नहर के उत्तर में स्थित है, जबकि सुएज नहर के दक्षिण में लाल सागर है और यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पोर्ट सुएज नामक बंदरगाह है। पोर्ट सुएज बंदरगाह सुएज नहर के दक्षिण भाग में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुएज नहर के पूछेगा कि पश्चिम में कौन सा नगर स्थित है, तो ध्यान देंगे इस्माइलिया नगर जो है वह सुएज नहर के पश्चिम में स्थित है। ध्यान देंगे आप एक चीज और कि सुएज नहर के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों के बीच में तीन झील स्थित है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। तीन झील स्थित है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो सबसे उत्तर में लिटिल झील है, मध्य में जो स्थित है वह टिम्सा झील है और सबसे दक्षिण में स्थित झील जो है वो ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील स्थित है। तो तीन झील, पहला लिटिल झील, दूसरा टिम्सा झील और तीसरा सबसे दक्षिण में ग्रेट बियर झील है। क्लियर। ये भी ध्यान रखेंगे कि भूमध्य सागर जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1854 ईस्वी में और बनकर तैयार हुआ 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था। इसका निर्माण करता जो था, कार्य जो सौंपा गया था, निर्माण जो किया, निर्माण करता भी ध्यान रखेंगे तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसका निर्माण किया था, जो कि फ्रांस के इंजीनियर थे। क्लियर।
बाद में हालांकि इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, वो किया गया आपका 1900 राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में मिस्र शासक कर्नल नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था सन 1956 ईस्वी में। इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि स्वेज नहर की लंबाई की अगर यदि जो बात करेंगे तो 168 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसकी गहराई की अगर यदि जो बात करेंगे तो इसकी गहराई 16.15 मीटर के बीच स्थित है। इसके अलावा चौड़ाई की अगर यदि जो बात करते हैं, स्वेज नहर के चौड़ाई की बात करते हैं तो 60 से लेकर 365 मीटर चौड़ा है यह स्वेज नहर। ये स्वेज नहर के बारे में विस्तार रूप से चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता यानी सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वह वर्तमान समय में कितनी है? आपका सही आंसर होगा वर्तमान समय में 33 है। सैंक्शन स्ट्रेंथ उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का अपना न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके ही संगठन को सैंक्शन स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तो यह इसकी संख्या जो है वो 33 है। अब ध्यान देंगे समय समय पर किसी मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की अगर यदि जो बात कर देते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 1, 2 का 4 जैसे ही आप 1, 2 का 4 कीजिएगा तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो 1, 2, 4 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो समय समय पर परिवर्तनशील रहा है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 रखी गई थी। बाद में 1956 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर? जबकि 1960 ईस्वी में इसको बदलकर 14 कर दिया गया। 1978 ईस्वी में न्यायाधीश की संख्या 18 हुई। 1986 ईस्वी में इसे 26 कर दिया गया। 2008 में इसकी संख्या 31 कर दी गई और 2019 में वर्तमान समय में अभी जो है वो 34 न्यायाधीश है, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मूल संविधान में न्यायाधीश की संख्या ध्यान रखेंगे। न्यायाधीश की संख्या में याद रखिएगा कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 8 थी। क्लियर? इसके अलावा ध्यान रखेंगे अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर यदि जो बात करेंगे ये भी आपको याद रखना जरूरी है। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था और इसके 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय भारत में अस्तित्व में आ गया था। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। बाद में 1956 ईस्वी में इसकी संख्या 11 कर दी गई। 1960 ईस्वी में इसकी संख्या को 14 कर दी गई। इसके अलावा 1978 ईस्वी में इसकी संख्या 18 कर दी गई। 1986 ईस्वी में ध्यान रखेंगे इसकी संख्या न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 26 कर दी गई। इसके अलावा 2008 में न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई और वर्तमान समय जो है वो 34 है, जो 2019 में इसकी संख्या 34 कर दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो भारत का एक राज्य बना दिया गया था सिक्किम को 35वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था 1974 में, 1974 ईस्वी में। लेकिन इस समय जब भारत का यह संविधान भारत का एक राज्य बनाया गया उस समय संयुक्त राज्य की संज्ञा दी गई थी। इस समय संयुक्त राज्य बनाया गया था सिक्किम को। क्लियर? यह एक भारत का अभिन्न राज्य नहीं था, यह एक संयुक्त राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। बाद में 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ
36वां संशोधन जब हुआ, कब? 1975 ईस्वी में, तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य का दर्जा मिला। दर्जा 22वें राज्य का दर्जा 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसको 1975 ध्यान रखेंगे तो स्मॉल डेट भी याद रखेंगे, ताकि कभी कभी मिलाने के लिए। तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत दर्जा दिया गया था। भारत का अभिन्न राज्य बना दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? अब ध्यान देंगे, रेल के पटरियों के बीच के दूरी के आधार पर भारत में 3 प्रकार के रेल पटरी को बिछाया जाता है। रेलवे लाइन को 3 प्रकार से बांट दिया गया है। पहले को बड़ी लाइन के रूप में दर्शाया गया है, दूसरे को मीटर गेज के रूप में दर्शाया गया और तीसरे को नैरो गेज के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान देंगे, रेलवे लाइन पटरी, तो पटरी को 3 भागों में बांट दिया गया है। क्लियर। पहला भाग जो है इसको बड़ी लाइन कहा जाता है, और यह जो होता है वह 1.676 मीटर के बराबर होता है। कहेंगे लगभग 5.5 फीट होता है यह। जबकि दूसरे की अगर यदि जो बात करते हैं तो दूसरा आता है मीटर गेज। यह 1 मीटर, इसकी लंबाई जो होती है, दो पटरियों के बीच की लंबाई जो होती है वह 1 मीटर के बराबर होती है। क्लियर। जबकि अगर यदि जो तीसरे देखते हैं तो नैरो गेज होता है। यह नैरो गेज जो होता है वो 0.762 से 0.610 मीटर के बीच होता है। के बीच जो रेलवे पटरी बिछाई जाती है, दो पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर के बीच होती है। उसे नैरो गेज के रूप में जाने जाता है, या इसे छोटी लाइन के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 5.5 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी H.J. भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन इन्हीं की अध्यक्षता में, यही पर लिख लेते कि अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो होती है वो 10 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में होती है। क्लियर। अब यह ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो था उसकी स्थापना, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, डबल ए लिख दिया है इसको, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसी को बाद में जब होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु 1966 ईस्वी में हो जाती है, मृत्यु जो है वो 1966 ईस्वी में हो जाती है, बात तो इसी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या बदल दिया गया? तो इसे बार्क कहा जाने लगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दे दिया गया 1967 ईस्वी में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। यह बार्क कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, यह बार्क जो है वह त्राम्बे में स्थित है जो मुंबई में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन है। ध्यान देंगे, नेस्कॉम की प्रथम महिला
अध्यक्ष नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष जो है वह रेखा एम मेनन थी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। आगे नेस्कॉम की स्थापना जो होती है वो 1 मार्च 1988 ईस्वी को होती है, ये भी आप ध्यान देंगे। स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी को नेस्कॉम की स्थापना की जाती है। नेस्कॉम का पूरा रूप अगर यदि जो देखेंगे तो इसका पूरा रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी इसका पूरा रूप होता है। नेस्कॉम का पूरा रूप होता है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा और ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है वह वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष है। सोमा मंडल की अगर जो बात किया जाए तो यह वर्तमान समय में सेल के वर्तमान अध्यक्ष है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो ध्यान रखिए, सबसे पहला जो था वह अपने आप को घोषित कर लिया था, स्वतंत्र घोषित किया था, वो है एस्टोनिया। सबसे पहला एस्टोनिया। 3 नाम इसमें पहला आता है, एस्टोनिया आता है, लिथुआनिया आता है और लताविया, जो सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसमें भी सबसे पहले आता है एस्टोनिया का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ जिसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, इसे ही यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। और इसका विघटन की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसका विघटन 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो जाता है। और इसका विघटन होकर 26 जनवरी 1991 ईस्वी में 15 देश जो है का निर्माण होता है। 15 देश का निर्माण होता है, यानी 15 देशों में यह बट जाता है यूएसएसआर। यूएसएसआर का पूरा रूप भी कभी कभी पूछ देगा तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका पूरा नाम होता है, जिसका विघटन 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहला देश जो स्वतंत्र घोषित हुआ था वो एस्टोनिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? ध्यान देंगे, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यदि जो ध्यान देंगे, 2011 की जनगणना पर ध्यान देंगे तो बिहार का साक्षरता स्तर जो है वह 61.8% ओवरऑल साक्षरता है। ओवरऑल साक्षरता है, पूर्ण साक्षरता। बिहार की पूर्ण साक्षरता जो है वो 61.8% है, जिसमें से ध्यान देंगे पुरुष वाला भी ध्यान रखेंगे और महिला वाला भी ध्यान रखेंगे। तो पुरुष साक्षरता जो बिहार में है वह 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता जो बिहार में है वो भी ध्यान रखेंगे तो 51.5% महिला साक्षरता है। ध्यान देंगे, अगर पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे साक्षर जिला ध्यान देंगे तो सबसे साक्षर जिला रोहतास है। और रोहतास की साक्षरता की ओर ध्यान देंगे तो 73.4% साक्षरता यहाँ की है। तो आपका ऑप्शन बनता है कि लगभग साक्षरता जो है वो 61.8%, इसका मतलब है कि आप 62% कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा होता है, गलत बात है। परोपजीवी कीट के द्वारा यह मलेरिया जो है वो पैदा नहीं होता है, तो परोपजीवी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1
आपका सही सुमेलित मलेरिया के बारे में नहीं कहा गया है। मलेरिया के बारे में थोड़ी सी बात पर ध्यान देंगे तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटते, इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है। अब ध्यान देंगे इस मलेरिया शब्द का प्रतिपादन, मलेरिया शब्द का प्रतिपादन मैकुलाच नामक विद्वान के द्वारा किया गया था सन 1827 ईस्वी में। क्लियर। अब मलेरिया का जो जांच होता है वो आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी जांच होती है। जांच जो होती है आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस मलेरिया की जांच होती है। लेबरन ने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। लेबरन ने मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। जब मच्छर काटता है तो जो वाहक होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो प्लाज्मोडियम की खोज जो है वो लेबरन के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देंगे लेबरन ने प्लाज्मोडियम की खोज 1880 ईस्वी में लेबरन के द्वारा किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बाकी है मच्छरों द्वारा फैल जाती है, बिल्कुल सही है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, सही बात है। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बनता है ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ध्यान रखेंगे इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल, ये फ्यूल लिखा हुआ है। फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा ऐसा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। तो ध्यान देंगे बिहार राज्य जो है लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। बिहार का अगर यदि जो अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए और देशांतरीय विस्तार देखा जाए, फिलहाल यहाँ तो भारत जो है पूरी तरीका से पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो बिहार भी जाहिर सी बात है पूर्वी देशांतर में होगा। तो पहले देशांतर की बात कर लेते हैं। बिहार का देशांतरीय विस्तार की अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड है पूर्वी देशांतर में। क्लियर। पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड जो है वो पूर्वी देशांतर तक स्थित है। क्लियर। जबकि अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार बिहार का अक्षांशीय विस्तार की अगर यदि जो हम चर्चा करते हैं वो भी ध्यान देंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, क्योंकि भारत पूरी तरीका से उत्तरी अक्षांश में है तो बिहार भी उत्तरी अक्षांश में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या होती है? तो यह एक वायरल बीमारी होती है जो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। इस जापानीज इंसेफ्लाइटिस को क्या कहा जाता है? इसे ही चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे कि यह बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी के क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार आपको करना है। युग्म एक को युग्म दो से मिलान करना है। उष्मा गति की ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है, बिल्कुल सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका जो आंसर मिलेगा वो सभी आंसर मिल जाएगा। तो आपका कंबाइंड आंसर सभी किसी में नहीं दिया हुआ, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? वो है गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है? ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माई लाइफ जो है वह ध्यान देंगे किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल क्लिंटन। माई लाइफ
बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा है। जबकि भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया J.L. नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है। क्लियर। जबकि जाति का उच्छेद जो है वह B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखित है। तो ये भी B.R. अम्बेडकर के द्वारा और जाति का उच्छेद दोनों है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन बनता है आपका सही आंसर नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, इसे ही नई आर्थिक नीति, इसे ही नई आर्थिक नीति आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इसे ही, इस उदारवादी औद्योगिक नीति को ही नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिसकी घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ध्यान देखेंगे, उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री जो थे, तत्कालिक वित्त मंत्री जो थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जबकि उस समय पीएम जो भारत के पीएम थे, जो प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अतः यह जो उदारवादी औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति जो है, इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ भी देता है। तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था। क्लियर। जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? ध्यान रखेंगे, जस्टिस KG बालकृष्णन की अगुवाई में। यह जस्टिस KG बालकृष्णन जो थे वह भारत के 37वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2010 तक रहा था। इनकी नियुक्ति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया है? तो ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने हुए होते हैं? वो जल और वाष्प से मिलकर बुलबुले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। ध्यान देंगे, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। क्या तीव्रता यह काम करता है? तो मोटा और पतला होना यह काम ध्वनि की तीव्रता नहीं करता है। ध्वनि की तीव्रता मोटा और पतला होने का काम नहीं करता है, यह काम करता है तारत्म्य यानी पिच। यह काम तारत्म्य का होता है, यानी पिच का यह काम होता है। और यह पिच जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर। तो मोटा या पतला होना, जिसका तारत्म्य अधिक होगा, जिसका पिच अधिक होगा, वह ध्वनि उतनी ही पतली सुनाई देगी, और जिसका तारत्म्य कम होगा वह उतना ही मोटी सुनाई देगी। जैसे कहा जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज जो होती है वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि उसका तारत्म्य क्या होता है? अधिक होता है। जबकि उसकी तुलना में, महिला की तुलना में पुरुष का तारत्म्य कम होता है, जिसके कारण से वह ग्रैव सुनाई देता है, यानी मोटा सुनाई देता है। तो यह लक्षण तारत्म्य का होता है, यानी पिच का होता है, न कि तीव्रता का लक्षण होता है। तीव्रता का क्या लक्षण होता है, जो भी ध्यान देंगे, तो तीव्रता के कारण क्या होता है कि कोई भी ध्वनि जो होता है ना, कोई भी ध्वनि जो होता है वह प्रबलता के रूप में सुनाई देती है। क्लियर। प्रबलता कहने का मतलब वह समान तारत्म्य के अंतर को स्पष्ट करने का काम करता है। क्लियर। तो एक तो गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की एक प्रकार की माप होती है। बिल्कुल हाँ। लाउडनेस जो होता है, इसको हम लोग लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस जो होता है यह काम क्या करता है? तो लाउडनेस जो होता है यह काम करता है
कि तेज या मंद, कोई भी ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, यह काम लाउडनेस का होता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि यह जो होता है वो मात्रक के, लाउडनेस के मात्रक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मात्रक जो होता है वो फोन होता है। मात्रक जो होता है वो फोन होता है, ध्यान देंगे। क्लियर। तो आपका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ध्वनि का 3 गुण होता है? ये भी ध्यान देंगे, एक नजर में थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। ध्वनि के लक्षण के आधार पर इसका 3 लक्षण होता है। एक तो प्रबलता, जिसे लाउडली आपने पढ़ लिया ऑप्शन नंबर बी में, लाउडनेस होता है। इसमें ध्वनि जो होता है इस लक्षण को प्रदर्शित करता है कि कोई ध्वनि तेज सुनाई देगी या मंद सुनाई देगी, और इसका मात्रक पूर्ण होता है। दूसरा जो लक्षण होता है ध्वनि का वो होता है तारत्म्य, इसका मतलब होता है पिच अंग्रेजी में। क्लियर। अब यह जो पिच के कारण कोई भी ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देगी। पिच ज्यादा होगा ध्वनि पतली सुनाई देगी, पिच कम होगा ध्वनि मोटी सुनाई देगी। तो मोटी पतली सुनाई देती है तारत्म्य यानी पिच के कारण। जबकि ध्वनि का तीसरा लक्षण होता है उसकी गुणता यानी क्वालिटी। क्वालिटी के कारण क्या होता है कि समान प्रबलता एवं समान तारत्म्य के बीच ध्वनि का अंतर स्पष्ट हो जाता है। क्लियर। जिससे हम लोग ध्वनि के क्वालिटी के लक्षण के कारण ही हम लोग आपस वाले आदमी, एक ही घर में आदमी जो रहते हैं, वो फल्ला क्या बोल, जैसे कि कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, अपने घर में कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है वो हम पहले ही बिना चेहरा देखे ही समझ जाते हैं कि किसने यह आवाज निकाला है। क्यों? क्योंकि उसके प्रबलता और तारत्म्य के बीच अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण से ध्वनि का गुणता वाला लक्षण होता है, और गुणता के कारण ही हम आवाज को पहचान जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? तो मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब सुमेलित करने के तौर पर अगर यदि जो देखेंगे तो अल्फा किरणें जो होती है, अल्फा किरण जो होता है वो उच्च नाभिक वाले हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण जो होता है वो होता है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरण जो होता है वो उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होता है, और कॉस्मिक किरण जो होता है वो उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण होता है। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थित है, जो बाघ परिरक्षण के लिए जाना गया है। चिल्का जो है वह एक प्रकार का झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो बाघ संरक्षण के लिए नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कान्हा किसली जो है वह एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, और मानस जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक के संदर्भ में कथनों पर सही कथन आपका कौन सा है? तो ध्यान देंगे, यह अत्यंत निम्न ताप पर घटित होता है, यह बिल्कुल सही है, और इसकी चर्चा कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। अति चालकता की इन्होंने परिभाषा दिया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अति चालकता की परिभाषा कैमरलिन ओन्स के द्वारा दिया गया था सन 1911 ईस्वी में। क्लियर। दूसरा है, चुंबकीय पदार्थों में अति चालकता हो सकती है। तो चुंबकीय पदार्थों में अति चालकता नहीं हो सकती है, ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, विस्मत धातु अति चालकता दर्शाती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरा तरफ उसका उपचार दिया हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जरा दृष्टि दोष का इस्तेमाल करना है, जरा इधरों हो गया, जरा उधरों हो गया, यानी आगे पीछे दोनों वाला हो गया, जरा दूरो दृष्टि दोष हो गया, जरा नजदीक दृष्टि दोष हो गया। तो ऐसे में द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा में निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका बनता है 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका क्या कारण होता है? आप ध्यान देंगे, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। क्यों भाई? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है।
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब जब प्रकीर्णन यानी बिखराव उसका ज्यादा नहीं होगा तो एक ही स्थान पर सिमट कर रहेगा, क्लियर, जिसके कारण से सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी उस स्थान पर लालिमा दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उपभोक्ता देश के रूप में भारत जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत सरकार के द्वारा किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सरकार ने इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को किया था। 15 अगस्त 2019 को किया था, जब 73वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से यह घोषणा किया था जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत के लिए, क्लियर। जबकि ध्यान देंगे बिहार सरकार ने जल को सुरक्षित रखने के लिए, पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत किया है। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री, अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री है। तो प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री जो थी वो निर्मला सीतारमण थी, जो 2020-21 में वित्त मंत्री रही थी और बजट पेश किया था। आपसे क्वेश्चन अगर यदि जो पूछेगा कि पहली महिला कैबिनेट के बारे में अगर पूछेगा तो श्रीमती अमृता कौर आपका सही आंसर होगा, क्लियर। अब आपसे ये पूछेगा कि ये तो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री अगर आपसे पूछता है, पहली महिला वित्त मंत्री अगर आपसे पूछता है, तो ऐसे स्थिति में आप जो ऑप्शन देंगे वह देंगे इंदिरा गांधी, जो 1970-71 में पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, जो बजट पेश की थी 1970-71 ईस्वी में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश टीम ने जीत लिया है? ध्यान रखेंगे मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ई बनता है। बिहार किसान सभा का प्रणेता जो थे वो दरभंगा के राजा के विरुद्ध किसान आंदोलन जो किए थे वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक और लिखिएगा, स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा के राजा के विरुद्ध किसान आंदोलन किया था। जबकि बड़हिया ताल क्षेत्र में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। बड़हिया क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वह कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। इस चीज का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट कांटी के नाम से, कांटी मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना गया। अब इसका नाम जो बदलकर है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया। पहले इसका नाम कांटी मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट था, क्लियर। कांटी मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट था, जिसका नाम बदलकर जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन कर दिया गया है, क्लियर। ध्यान देंगे बरौनी जो है
बरौनी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में किया गया था, जो बरौनी में है बिहार के। अरैया जो है वो डिबियापुर यूपी में स्थित है। डिबियापुर यूपी में स्थित है थर्मल पावर प्लांट, जो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है वह एनटीपीसी के अंतर्गत थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे, एक चीज और याद रखेंगे कि बिहार राज्य विद्युत परिषद, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक परिचय में कौन सुमेलित इसमें से है? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे। तो अब पहला है, बिहार उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो बिहार में की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 362। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत दिया हुआ है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो स्थान पर हो जाएगा 362 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई। बिहार की आकृति कैसी है? तो वर्गाकार आकृति नहीं है, बल्कि चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार आकार का बिहार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से लेकर 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। यह बात बिल्कुल सही सुमेलित है। बिहार पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की अगर यदि जो बात करेंगे तो चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या गया है? गया नहीं है, किशनगंज है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं था। किशनगंज में सर्वाधिक बारिश होती है। दूसरा बात है, सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया है। सर्वाधिक गर्म भी पूछेगा तो गया ही है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, ये भी सही है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रमुख विशेषताएं जो है वो ध्यान देंगे, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिल्कुल सही है। बी में है, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है, जो अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा मिलती है। और तीसरा में कहता है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इनमें से सभी कथन जो है वो पंचायती राज्य प्रणाली के बारे में सही कथन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परांतो है। एस्परांतो क्या है? तो एस्परांतो जो है वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, जो सबसे सरल भाषा के रूप में एस्परांतो को जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, यह एस्परांतो जो है, एस्परांतो एक व्यक्ति थे दरअसल। क्लियर। एक व्यक्ति थे जो लुडविग लॉजर जामेहोफ के द्वारा इस एस्परांतो शब्द का प्रतिपादन किया गया था। क्लियर। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आशा रखने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्रदान किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सही होगा, जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यूनेस्को की स्थापना की अगर और ध्यान देते हैं तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय की अगर जो बात किया जाए तो पेरिस इसका मुख्यालय है, जो फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा के रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडलीय आपदा के रूप में बर्फानी तूफान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा रणनीति जो है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित होता है, वो 1994 ईस्वी में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के समय में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया गया था। बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति के नाम से तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य के नाम से योजना के रूप में जाना गया। क्लियर।
तो योकोहामा रणनीति की पर घोषणा जो हुआ था, बैठक जो हुआ था वो 1994 ईस्वी में कहा हुआ था? जापान के योकोहामा में, जापान के योकोहामा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य के रूप में लोक कला के रूप में जाना जाता है? तो गोदना बिहार का प्रमुख लोक कला के रूप में जाना जाता है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो राजस्थान का मांडना और मेहंदी है, मांडना मेहंदी ये राजस्थान का लोक कला है। जबकि महाराष्ट्र की ओर ध्यान देंगे तो रंगोली जो है वो महाराष्ट्र का लोक कला है और झारखंड का आहपन जो है वो एक प्रमुख लोक कला है। क्लियर? अच्छा, झारखंड और बिहार दोनों का आ जाएगा, तो बिहार में भी आहपन है और झारखंड में भी है। ध्यान दीजिएगा, बिहार भी इसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालवासी पशुचारण पद्धति भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान में सबसे ज्यादा चालवासी पशुचारण पद्धति प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित यह पद्धति ज्यादा होता है और राजस्थान में ऐसी ही वातावरण पाई जाती है। क्लियर? यह पद्धति जो है राजस्थान के अलावा भी अगर यदि जो ध्यान देंगे तो राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित है। राजस्थान प्लस जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी यह प्रचलित है। क्लियर? अब इस चालवासी पशुचारण के अंतर्गत किसको किसको ध्यान रखा जाता है? तो मुख्यतः पशुचारक पशु जो होते हैं इसमें इसको रखा जाता है मवेशी को, मवेशी मतलब भैंस। इसके अलावा भेड़ को भी रखा जाता है, इसके अलावा ऊंट को रखा जाता है। क्लियर? और इसी के अंतर्गत याक को भी रखा जाता है पशुचालक पशु के रूप में, चालवासी पशु के रूप में। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली भाषाओं को समावेशन कब किया गया था? 2023 में इसका समावेशन किया गया था। जो 92वां संवैधानिक संशोधन, यहीं पर लिख लेंगे 92वां संशोधन, बाघ साडोम कहते हैं, बाघ साडोम यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस देवता का स्थान, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ध्यान देंगे कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम ईस्वी शताब्दी में किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे अश्वघोष और वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग के नाम से या ताम्रपाषाणिक काल के नाम से भी इसे जाना जाता है और इस काल में सबसे ज्यादा पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग में लाया जाता था तांबा का, इसलिए इसे चालकोलिथिक युग या ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन जो हमारा रहा सेट प्रैक्टिस का 50 नंबर सेट प्रैक्टिस था और आप इसे देखने का प्रयास करेंगे, रिवीजन इसका बार बार करेंगे और एनसीईआरटी का जो हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर वो भी आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे। एग्जाम ऐसा नहीं सोच के चलेंगे कि एग्जाम आएगा तब वो चीज करेंगे, आपको पहले से ही तैयार रहना है। एग्जाम आएगा और आपको उस समय और बहुत सारी चीजें पढ़ना रहेगा तो वो उस समय आप करिएगा। बाकी का रिवीजन अभी जो समय है उसमें आप करते जाइए और इसको फुल सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।